कहानी है उस समय की जब हेवनली गॉड्स इंसानों के खिलाफ हो चुके थे। चूँकि वो पावरफुल है इसलिए उन्होंने इंसानों पर बेरहमी से तानाशाही करना शुरू कर दी। इंसान पर इस जुल्म के खिलाफ हमारे हीरो सोड एम्परर युनहाओ ने गॉड्स के अगेंस्ट जाने का फैसला लिया, जहाँ एक लंबी जंग के बाद बड़े ही अफसोस के साथ युनहाओ की मौत हो जाती है। लेकिन किस्मत ने युनहाओ को रीइंकार्नेट करके राइज करने का एक और मौका दिया, जहाँ इस बार युनहाओ हेवनली गॉड्स की तानाशाही खत्म करने के लिए पूरी तैयारी से जाएगा। वो दोबारा कोई भी कमजोरी नहीं दिखाने वाला। तो क्या युनहाओ हेवन को तबाह कर पाएगा? चलो चलकर शुरू करते हैं इस जर्नी को। तो कहानी की शुरुआत में हमें कांगशुआन रीजन दिखाया गया, जहाँ पर हमारा हीरो देवताओं को चैलेंज कर रहा था और उसकी इस हरकत से गॉड्स उस पर काफी ज्यादा भड़क गए। वो कह रहे थे, बेवकूफ मॉर्टल, तुमने गॉड्स के हुक्म की नाफरमानी की है। आखिर तुम्हारी हमारे खिलाफ बगावत करने की हिम्मत कैसे हुई? जिस पर बंदा कहने लगा कि तुम गॉड्स हेवन एंड अर्थ की एनर्जी को हजारों सालों से मैनिपुलेट करते आए हो। तुमने हम इंसानों को धोखा दिया है, मगर शायद तुम भूल गए हो कि एक वक्त पर तुम भी हमारे जैसे ही मॉर्टल्स थे। आज मैं तुम्हें खत्म करके इंसानों को जस्टिस दिलाऊंगा। जिसके बाद वो योद्धा बड़ी तेजी से उन देवताओं पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। इधर देवताओं ने अपनी फायर माउंटेन का यूज करते हुए उस पर अटैक कर दिया था, मगर वो बंदा अपनी सोड की मदद से उन सारे माउंटेन्स को चीर देता है। जिसके बाद वो अपनी हेवन क्वेश्चनिंग सोड का यूज करते हुए इस गॉड पर बहुत ही पावरफुल स्लैश से हमला कर चुका था, जो देखकर उस गॉड ने भी अपनी ड्रैगन सोर्स इन द स्काई टेक्निक का यूज करते हुए वहाँ पर एक ड्रैगन को समन कर लिया। वो ड्रैगन बड़ी ही तेजी से हमारे हीरो को खत्म करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो पावरफुल ड्रैगन भी हमारे हीरो की हेवन सोड के सामने टिक नहीं पाता। अब उस ड्रैगन को डिस्ट्रॉय करने के बाद हमारा हीरो सीधा गॉड की तरफ आगे बढ़ता है, मगर गॉड की पावरफुल ऑरा ने उसे वहीं पर रोक दिया। गॉड्स उससे कह रहे थे कि अगर तुम अपनी सोड डालकर सरेंडर कर दो तो हम तुम पर रहम करेंगे, मगर वो योद्धा हार मानने से इनकार कर देता है। वो कहने लगा कि तुम हम इंसानों को बस अपनी कठपुतली बनाकर रखना चाहते हो, मगर हमारा जन्म सिर्फ तुम्हारी गुलामी करने के लिए नहीं हुआ। जिस पर गॉड कह रहा था कि तुम्हें क्या लगता है इस पावर के दम पर तुम हमारे खिलाफ जंग जीत जाओगे? रुको, मैं अभी तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा देता हूँ। अब वो गॉड उसे क्रश करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, मगर उस योद्धा की आंखों में कोई खौफ नहीं था। वो कहने लगा कि चाहे आज मेरी सोल भी डिस्ट्रॉय क्यों ना हो जाए, मैं तुम गॉड्स को स्ले करते हुए हेवन को ब्रेक करूंगा। जिस पर गॉड कहते, ठीक है, फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। अब उस गॉड की पावर से उस बंदे की विशाल सोड ब्रेक होकर उसकी बॉडी चकनाचूर हो गई। उस गॉड ने उसे कुचल दिया था, मगर उस बंदे ने मरने से पहले उस गॉड को भी घायल कर दिया था, जो देखकर वो गॉड काफी ज्यादा हैरान हो गया। वो कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि एक छोटा सा कीड़ा मुझे घायल कर पाएगा। खैर, वैसे भी अब इसका किस्सा यहीं पर खत्म हो चुका है। जिसके बाद हमें एक एंशिएंट अल्टर का सीन दिखाया गया, जहाँ पर कई सारे स्टोन्स पर कुछ मंत्राज लिखे हुए थे, और तभी उस योद्धा की सोल वहाँ पर पहुँच जाती है। और अब हम देख पाते हैं कि वहाँ मौजूद स्टोन्स के सारे मंत्राज उसकी सोल में मर्ज होकर उसकी सोल को जोड़ देते हैं। वो बंदा सोच रहा था कि मुझे यहाँ तक याद है कि मैं गॉड्स के हाथों मारा गया था, फिर मैं कौन सी जगह पहुँच गया हूँ। जिसके बाद वो देखता है कि वो कोई मामूली से स्टोन नहीं बल्कि एंशिएंट सीक्रेट मैनुअल्स थे। ये एंशिएंट ह्यूमन रेस की एक सीक्रेट टेक्निक थी। और तभी वहाँ पर उसे किसी की आवाज आने लगी। वो उससे कह रही थी कि मेरे एम्परर, हमने 10,000 साल आपका इंतजार किया है और फाइनली आप अवेकन हो गए। इतने सालों में गॉड्स ने हम ह्यूमंस को काफी ज्यादा टॉर्चर किया। हमारी औकात उनके सामने किसी कीड़े से कम नहीं है, इसलिए हमारी एंशिएंट ह्यूमन रेस ने अपनी सोल का हर एक बचा हुआ कतरा आपके रीइंकार्नेशन के लिए यूज किया, ताकि आप हमें इन गॉड की जंजीरों से आजाद कर पाओ। सिर्फ आप ही ह्यूमन रेस की आखिरी उम्मीद हो। आपकी हेवन सोड ब्रेक हो चुकी है। यही एक ऐसा वेपन था जिसका यूज करके हम हेवन के बैरियर को तोड़ सकते थे। अब आपको उस सोड को दोबारा से ढूंढना होगा। उसके पीसेस को रिफोर्ज करके उसे पहले जैसी हेवन सोड में तब्दील कीजिए। उस सोड के अलावा हमारी ह्यूमन रेस के पास और कोई उम्मीद नहीं है। जिसके बाद हमें लियोन सिटी के यंग मास्टर को दिखाया गया, जो कि दिखने में हूबहू हमारे उसी योद्धा जैसा था। प्लेजर हाउस की कुछ लड़कियां उससे पूछ रही थी कि यंग मास्टर, आपको ये क्या हो गया, प्लीज अपनी आंखें खोलिए। तब तक उस बंदे के फादर भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वो देखते कि उनका बेटा सांस नहीं ले रहा, तो वो उन लड़कियों पर ही भड़कने लगे। वो उनसे पूछती कि बताओ तुमने मेरे बेटे के साथ क्या किया है। जिस पर वो लड़कियां बताने लगी कि ये तो ड्रिंक करते हुए अचानक से ही बेहोश हो गए। और उतने में वो बंदा अपनी आंखें खोलता है। उसे याद आ रहा था कि कैसे गॉड्स के साथ हुई बैटल में उसकी मौत हो गई, और फिर एंशिएंट ह्यूमन रेस ने अपनी सोल फ्रेगमेंट्स का यूज करके उसे रीइंकार्नेट होने में मदद की थी। वेल, ये है हमारा हीरो युनहाओ, जो कि एक सोड एम्परर था। उसका मकसद है अपनी हेवन सोड को दोबारा से रिफोर्ज करके गॉड्स को खत्म करना। इधर उस बंदे के फादर युनटियान अपने बेटे को गले लगाते हुए कहने लगे कि तुमने तो मुझे काफी ज्यादा डरा दिया था, शुक्र है कि तुम जिंदा हो। अब युनहाओ उस बंदे की मेमोरीज को चेक करता है, जिसकी बॉडी में वो रिबॉर्न हुआ
था। उसे पता चलता है कि इस जन्म में वो एक रईस यंग मास्टर है जो कि मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस नहीं कर सकता, इसलिए वो अपना सारा वक्त शराब खाने और लड़कियों के बीच स्पेंड करता है। मगर किसी ने उसकी शराब में जहर मिला दिया था जिससे उसकी मौत हो गई। अब लॉर्ड टियान युनहाओ को एक पिल देते हैं जो कि क्लाउड सिटी के एक अल्केमिस्ट ने बनाई थी। तब तक वहाँ पर कुछ लोग पहुँच जाते हैं। एक बंदा कह रहा था कि आपके बेटे ने हमारे गैम्बलिंग हाउस में 8000 स्पिरिचुअल स्टोन हार दिए। उसने कहा था कि वो मेरे स्टोन सवेरे तक वापस कर देगा, मगर देखो उसने अभी तक मेरा कर्जा वापस नहीं किया। वहीं पर शराब खाने का ओनर कह रहा था कि तुम्हारे बेटे ने ढेर सारी महंगी वाइन ऑर्डर की थी तो उसका भी बिल पे करना बाकी है, प्लीज मेरे 20,000 स्पिरिचुअल स्टोन वापस दीजिए। इधर प्लेजर हाउस की बंदी कह रही थी कि आपके बेटे ने आज 10 लड़कियां ऑर्डर की थी और उसने उन सब के साथ मजे भी किए मगर मेरी पेमेंट नहीं दी। ये सब सुनकर लॉर्ड टियान उन पर भड़क गए। वो कह रहे थे कि इतनी रात गई तुम मुझसे पैसे मांग रहे हो, क्या तुम्हें मुझ पर जरा भी यकीन नहीं है? जिस पर लोग कह रहे थे कि आपने आपके बेटे की खातिर पूरा की पूरा मार्शल स्वॉर्ड सेट खाली कर दिया, जल्दी आप रास्ते पर आने वाले हो इसलिए हमें अपने पैसे चाहिए। इधर युनहाओ सोच रहा था कि इस बंदे ने तो अपने बाप को कहीं का नहीं छोड़ा, अब मुझे ही कुछ करके इस सिचुएशन को हैंडल करना होगा। इसलिए वो कहने लगा कि हमारा स्वॉर्ड मार्शल हॉल अभी भी ट्रेजर से भरा है तो मैं जल्दी उन ट्रेजर को सेल करके 3 ही दिनों में तुम सबका कर्जा चुकता करूंगा और अगर मैं नहीं कर पाया तो हमारा स्वॉर्ड मार्शल सेट तुम्हारा हो जाएगा। वहीं पर हम एक एल्डर को देखते जो कि सारी सिचुएशन को दूर से ही देख रहा था। उसे डर था कि कहीं युनहाओ की अय्याशी की वजह से वो लोग बर्बाद ना हो जाए। अब उन कर्जे वाले लोगों के जाने के बाद टियान अपने बेटे से कह रहे थे कि तुमने फेयू के बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए, वो तुम्हारी फियांसे है, अगर तुम ऐसी ही हरकतें करते रहोगे तो उस लड़की का दिल टूट जाएगा। खैर चलो इस मेडिसिन को कंज्यूम कर लो, शायद इससे तुम्हारी मेरिडियन अनब्लॉक हो जाए। तब तक मैं एल्डर जू से और कुछ एलिक्सर्स की बात करता हूँ। युनहाओ को अब काफी ज्यादा टेंशन आ रहा था क्योंकि उसका रीबर्थ एक ऐसी बॉडी में हुआ जिसकी मेरिडियन ब्रोकन है। अगर अब उसे कल्टीवेट करना है तो काफी सारी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन अब उसने फैसला कर लिया था कि वो कल्टीवेशन की हेवन मिस्टिक रन पर ब्रेक थ्रू करके डिवाइन रेस को अपने पांव से ही कुचल देगा। जिसके बाद हमें सिटी लॉर्ड का मेंशन दिखाया गया जहाँ पर गॉड सिटी लॉर्ड से पूछता है कि बताओ ब्लड सैक्रिफाइस की तैयारियां कहाँ तक पहुँची। जिस पर वो बंदा बताता है कि मैंने लाइफ एंड डेथ एंशिएंट टूम में एक अल्टर सेटअप किया है, सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। जिस पर वो गॉड कहने लगा कि ट्रू एलिमेंट रन के 100 लोगों को सैक्रिफाइस करो, तभी जाकर एंशिएंट टूम पर लगा हुआ डिवाइन एम्परर सील रिलीज होगा। उस सील के हटते ही मैं दोबारा से रिवाइव हो सकता हूँ। जिसके बाद वो गॉड वहाँ से गायब हो गया। तब तक वहाँ पर सिटी लॉर्ड के लोग पहुँच चुके थे। वो सिटी लॉर्ड को बताने लगे कि हम उस युनहाओ को मार के स्वॉर्ड मार्शल हॉल पर कब्जा करने ही वाले थे। हमने उस लड़के की वाइन में पॉइजन भी मिला दिया था, मगर पता नहीं कैसे वो बंदा मरने के बाद दोबारा से जिंदा हो गया। ये सब सुनकर सिटी लॉर्ड काफी ज्यादा भड़क गया था। तभी युनफेंग नाम का बंदा कहने लगा कि आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, युनहाओ जिंदा बचा तो क्या हुआ, वो अभी भी एक लूजर है जो कि मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस नहीं कर सकता, इसलिए हम उनसे स्वॉर्ड मार्शल आर्ट स्कूल छीन लेंगे। जिस पर सिटी लॉर्ड कहने लगा कि मुझे उस मार्शल आर्ट स्कूल पर जल्द से जल्द कब्जा करना है, तभी जाकर हम वहाँ के डिसाइपल्स को सैक्रिफाइस कर पाएंगे। उतने में ही सिटी लॉर्ड का बेटा कहने लगा कि युनहाओ के साथ चाहे तुम कुछ भी करो, मगर उसकी फियांसे लिन फेयू मुझे जिंदा चाहिए। इधर युनहाओ के फादर उस अल्केमिस्ट जू से मिलने गए थे। वो कह रहे थे प्लीज मेरे बेटे की मेरिडियन को ओपन करने में मेरी मदद कीजिए। जिस पर वो बंदा कहने लगा कि मेरा एलिक्सर जितना पावरफुल है उतना ही महंगा भी, तुम्हें उसके लिए भारी कीमत चुकानी होगी। तो टियान इसके लिए राजी हो गए। उन्हें कुछ भी करके अपने बेटे को एक कल्टीवेटर बनाना था ताकि उसकी लाइफ सुधर जाए। वही दूसरी तरफ युनहाओ कल्टीवेट करने की कोशिश कर रहा था, मगर उसे समझ आता है कि वाकई इस बॉडी में कोई इंटैक्ट मेरिडियन नहीं है। अब वो मार्शल वेंस को ओपन करने के लिए प्रीमोर्डियल क्रिएशन टेक्निक का यूज करने लगा। वो अपने माइंड स्पेस में जाकर उस टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है। उसके ऐसा करते ही वहाँ मौजूद स्टोन टैबलेट उसकी बॉडी में अपनी पावर्स ऐड करना शुरू कर देती है और कुछ समय बाद ही युनहाओ की मार्शल वेंस ओपन हो गई। मगर इस बॉडी की ची पावर और ब्लड भी अभी डैमेज था, जिसके चलते ये बॉडी इतनी ज्यादा कमजोर है कि ये ची ड्राइंग रेल्म की पावर को भी बड़ी मुश्किल से झेल पाएगी। अब इसे पूरी तरह से रिपेयर करने के लिए युनहाओ को जरूरत थी पावरफुल एलिक्सर्स की। तभी एक डिसाइपल आकर युनहाओ को बताने लगा कि युनफेंग हमारे मार्शल आर्ट स्कूल में घुस चुका है। उसने हमारे कई सारे डिसाइपल्स को घायल किया और अब वो मेडिसिन चुराने के लिए मेडिसिन हॉल की तरफ रवाना हो चुका है। युनहाओ दिल में ही कह रहा था कि अब ये बॉडी मुझे मिल गई तो इस बंदे के फैमिली मैटर्स को सॉल्व करना भी मेरा ही फर्ज बनता है। इधर युनफेंग स्वॉर्ड मार्शल स्कूल के मेडिसिन हॉल में पहुंच चुका था। वहाँ के एल्डर लियो कहने लगे कि बिना हमारे मास्टर की परमिशन की तुम लोग यहाँ नहीं आ सकते। जो सुनते ही युनफेंग के चमचों ने उस एल्डर पर हमला करना शुरू कर दिया, मगर वो एल्डर भी कुछ कम नहीं थे। वो अपनी बेहतरीन कॉम्बैट स्किल का यूज करते हुए उन लोगों की धुलाई करना शुरू कर देते हैं। मगर उसी वक्त एक बंदे ने उन पर एक पावरफुल अटैक करते हुए
उन्हें बुरी तरह से घायल कर दिया। साथ ही साथ वो अपने फाइनल पंच से उन्हें खत्म करने की फिराक में था, मगर तभी वहाँ पर एंट्री हुई युनहाओ की। उसने अपनी पावर्स का यूज करते उस बंदे की कोर पर एक जबरदस्त पंच हिट कर दिया था, जिसके बाद ऐसे ही तगड़े पंचेस की बारिश करते हुए उस बंदे को जमीन पर पटक देता है। इधर एल्डर लियो तो ये सब देखकर हैरान हो गए, क्योंकि युनहाओ अब मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर सकता था। वहीं पर युनफेंग जोर जोर से हंसते हुए कहने लगा कि मुझे तो कभी लगा ही नहीं था कि तुम्हारे जैसा लूजर अपनी मार्शल वेन्स को ओपन कर पाएगा। जिस पर युनहाओ कहता है कि अब जो होना है वो तो हो गया, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ, और हाँ दोबारा से अपने मनहूस कदम हमारे सेक में मत रखना। जिस पर युनफेंग कह रहा था कि तुम्हारे बाप ने तुम्हें तरह तरह की पिल्स खिलाई है और उसी की वजह से तुम्हारी वेन्स ओपन हो गई, मगर इसका मतलब ये नहीं कि तुम रियल वाले पावरफुल बने हो, तुम तो बस चलती फिरती एलिक्सर की दुकान हो। वैसे भी अभी जो लास्ट अटैक तुमने किया था, मैं शर्त लगाता हूँ तुमने उसमें अपनी सारी ताकत का यूज किया होगा। जिस पर युनहाओ कहता है ठीक है, फिर तुम मुझे ट्राई क्यों नहीं करते। तो यूफिंग ने तुरंत ही उसके साथ फाइट करना शुरू कर दी। उन दोनों में जबरदस्त फाइट हो रही थी और इसमें युनहाओ यूफिंग पर भारी पड़ गया। जो देख युनफिंग 9 लेयर फ्लोइंग स्लैश का यूज करके उस पर अटैक करना शुरू कर देता है, जिसे युनहाओ आसानी से डॉज कर रहा था, मगर उतने में युनफिंग ने अपनी एनर्जी का यूज करते हुए युनहाओ पर एक जोरदार हमला कर दिया। इधर युनहाओ खुद को बचाने के लिए एक पावरफुल शील्ड क्रिएट कर देता है। वो समझ गया था कि युनफिंग ट्रू युआन रेल्म पर है और फिलहाल युनहाओ की सोल इनकम्प्लीट थी, इसलिए वो युनफिंग के खिलाफ अपनी ब्रूट फोर्स का यूज नहीं कर सकता और ना ही वो ज्यादा देर तक उसके अटैक को होल्ड कर पाएगा। इधर युनफिंग अपनी पूरी ताकत लगाकर युनहाओ की शील्ड को ब्रेक करते हुए अपनी लेपर्ड फिस्ट टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है, मगर इससे पहले कि वो लेपर्ड युनहाओ पर हमला कर पाए, बीच में आ जाती है लिनफ्यू, जो कि युनहाओ की फियांसे है। उसने बड़े ही कुल अंदाज में उस बंदे की मूव को डिस्ट्रॉय करते हुए युनहाओ को प्रोटेक्ट किया। वो कह रही थी युनफिंग ये हमारा सेक्ट है, यहाँ तुम अपनी मनमानी नहीं चला सकते, अगर मेरे हाथों से पीटना नहीं चाहते तो जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। जिस पर युनफिंग कह रहा था कि आज तो तुम बीच में आ गई, लेकिन हर बार नहीं आ पाओगी, देख लेना मैं जरूर से इस लूजर को सबक सिखाऊंगा। युनहाओ समझ गया था कि उसकी फियांसे उससे काफी ज्यादा प्यार करती है। साथ ही साथ युनहाओ को उसकी बॉडी में उसकी हेवन सोर्ड के पीसेस भी नजर आ रहे थे। इधर लिनफ्यू उसे डांटते हुए कहने लगी कि मैं हर रोज तुम्हारे लिए परेशान रहती थी और देखो तो तुमने अपनी मेरिडियन रिपेयर हुई ये भी मुझे नहीं बताया। उतने में ही उन्हें एल्डर टियान का बुलावा आता है। फॉर द फर्स्ट टाइम उन्हें अपने बेटे पर नाज हो रहा था कि उसने युनफेंग जैसे बदमाश को सबक सिखाया। साथ ही साथ एल्डर लियो भी उन्हें बताने लगे कि अगर युनहाओ बीच में नहीं आता तो शायद वो लोग मुझे बुरी तरह से घायल कर देते। जिस पर लॉर्ड टियान कहने लगी कि अब देखता हूँ कि मेरे बेटे को लूजर कौन बोलता है। जिसके बाद वो लिनफ्यू से कहने लगी कि पहला तो मुझे ये लगता था कि ये नालायक तुम्हारे काबिल ही नहीं, मगर अब मैं समझ गया कि मेरा बेटा कल्टीवेट कर सकता है, तो क्यों ना कोई अच्छा सा मुहूर्त देख के तुम दोनों की शादी करवा दूं। मेरी जिम्मेदारी भी खत्म होगी और मुझे प्यारे से नाती पोते भी खेलने के लिए मिल जाएंगे। ये सुनकर ही युनहाओ को ठसका लग गया। इधर एल्डर लियो बता रहे थे कि युनफिंग हमारे सेक्ट पर कब्जा करना चाहता है और उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि वो पूरी तरह से तैयार है। जिस पर लॉर्ड टियान कहने लगी कि पहले मेरा बेटा कल्टीवेट नहीं कर सकता था, तो इसी के चलते वो कभी सेक्ट की कमान संभाल नहीं पाता और इसी का फायदा उठाकर वो लोग हमारे सेक्ट पर कब्जा करना चाहते थे, मगर अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जिसके बाद वो युनहाओ से कहने लगे कि वैसे तुम्हारी रिकवरी का सारा क्रेडिट ट्रेजर डैन टावर के मास्टर को जाता है। मास्टर जू ने ही तुम्हारी वेन्स को ओपन किया। खैर मैंने उनसे एक और एलिक्सर बनाने की रिक्वेस्ट की थी, तो तुम वहाँ जाकर उस एलिक्सर को कलेक्ट कर लेना। अब युनहाओ अपने फादर को बता भी नहीं पा रहा था कि वो एलिक्सर उसके लिए बेकार है, वरना उससे तरह तरह के सवाल किए जाएंगे। लॉर्ड टियान कहने लगे कि तुम लिनफ्यू को लेकर वहाँ चली जाओ, इस बहाने तुम मास्टर जू से भी मिल पाओगे। तो ये दोनों भी ट्रेजर डैन टावर की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में लिनफ्यू उसे बता रही थी कि ये टावर इस पूरे मार्केट में सबसे मेजर फोर्स है, इसलिए मास्टर जू के सामने थोड़ा संभाल के रहो। तभी युनहाओ उससे पूछता है कि तुम इतने सालों से मेरे साथ कैसे रह पाई? मैंने तो बहुत सारी गलतियाँ की थी, फिर भी तुमने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। जिस पर लिनफ्यू बताने लगी कि बचपन में भले ही तुम्हारी मेरिडियंस ब्रोकन थी, मगर फिर भी तुमने मुझे प्रोटेक्ट किया। जब तुम्हें पता चला कि तुम कल्टीवेट नहीं कर सकते, तभी तुम पूरी तरह से अय्याश बन गए। तुम्हें खुद से ही नफरत हो गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे पता था कि भले ही तुम कितने भी बदल जाओ, तुम्हारा दिल हमेशा वैसा ही रहेगा और एक दिन जरूर से तुम कल्टीवेशन कर पाओगे। यही वजह है कि तुम्हारी 1000 गलतियों के बावजूद भी मैंने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। तब तक ये लोग डैन टावर के पास पहुंच चुके थे, जहाँ पर मास्टर जू युनहाओ का ही इंतजार कर रहा था। वो युनहाओ को बताता है कि तुम्हारी ब्रोकन मेरिडियन को रिपेयर करने के लिए तुम्हारे फादर ने मुझसे आज तक हजारों पिल खरीदी होगी और देखो फाइनली तुम रिकवर हो गए। इधर युनहाओ को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि इस बंदे ने उसके फादर का लगभग सारा ट्रेजर ही लूट लिया था और वो भी नकली दवाइयाँ बेचकर। इधर एल्डर जू बता रहा था कि मैंने तुम्हारे लिए बॉडी नरिश
रिफ्रेशिंग क्रिस्टल बनाई है जो तुम्हारी वाइटलिटी को स्ट्रॉन्ग बनाएगी। बस एक बार तुम इसे एब्जॉर्ब कर लो, फिर तो तुम्हारी मार्शल वेन हमेशा के लिए ओपन रहेगी। इसकी गारंटी मैं देता हूँ। जिसके बाद एल्डर जो युनहाओ को अपना वो क्रिस्टल शो करता है। युनहाओ तो उसे देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गया था, क्योंकि ये है ब्लड एसेंस बिल्डिंग क्रिस्टल जो कि उसने अपनी पास्ट लाइफ में कांग्याओ नाम के डिसाइपल को दिया था। दरअसल ये ऑब्जेक्ट दूसरों की स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, मगर उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि क्रिस्टल एल्डर जू के पास कहां से आ गया। इसलिए वो एल्डर जू से कहने लगा कि किसी की भी बॉडी को स्ट्रेंथन करने से पहले एक अल्केमिस्ट उसकी पल्स को चेक करके बॉडी को ऑब्जर्व करता है और उसी के बाद ही वो अल्केमिस्ट अपनी मेडिसिन प्रिपेयर करेगा। मगर आप तो बिना मुझे चेक किए ही क्रिस्टल एब्जॉर्ब करने को बोल रहे हो। जिस पर एल्डर जू कहने लगा कि यहाँ सवाल मैं पूछता हूँ, अगर मैंने बोला कि ये क्रिस्टल तुम्हारे लिए सही रहेगा तो तुमने मेरी बात पर यकीन कर लेना चाहिए। जिस पर युनहाओ जवाब देते हुए कहने लगा कि तुम मुझ पर एक टेस्ट करना चाहते हो ताकि तुम्हें इस क्रिस्टल की पावर की स्टडी करने को मिले, लेकिन मैं कोई ऑब्जेक्ट नहीं जो तुम्हारी हर बात मान जाओ। ये सुनते ही जू ने उस पर हमला कर दिया था। उसी वक्त लिनफ्यू बीच में जाकर उसके हमले को नाकाम कर देती है, मगर तभी वो अचानक से ही नीचे बैठ गई क्योंकि उस जगह पर पॉइजनस स्मोक फैला हुआ था। इस पॉइजन के सामने तो स्पिरिट गैदरिंग रेल्म का बंदा भी हार मान जाता है। इधर युनहाओ पर भी उस पॉइजन का असर होने लगा था। मास्टर जू उसे बताता है कि मैंने ये पॉइजन स्पेशली तुम्हारे लिए ही यूज किया। तुम्हारा बाप बता रहा था कि पॉइजन से हमला होने के बाद भी तुम जिंदा बच गए, यानी कि तुम्हारी कोर में यूनिक पावर्स है। इसलिए मैं तुम्हारी बॉडी में किस टाइप की वाइटलिटी है उसे चेक करना चाहता हूँ। जिसके बाद वो तुरंत ही अपनी पावर्स का यूज करते हुए युनहाओ पर अटैक करने लगा, जो देखकर लिनफ्यू तुरंत ही उस बंदे के साथ फाइट शुरू कर देती है, मगर उसकी बॉडी पॉइजन की वजह से कमजोर पड़ चुकी थी। हालांकि युनहाओ ने खुद को रिकवर कर लिया, जो देख जू भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वो अब युनहाओ पर मल्टीपल अटैक्स करने लगा, मगर युनहाओ ने डॉज करते हुए एक जोरदार पंच में ही जू को पटक देता है। वो कह रहा था कि तुम्हारी ये फालतू की ट्रिक्स मुझ पर नहीं चलने वाली और अब मुझ पर दोबारा से अटैक मत करना, वरना तुम्हारी मेरिडियन ब्रेक हो जाएगी। ब्लॉक मेरिडियंस पर इतना ज्यादा दबाव मत डालो। जो सुनकर एल्डर जू तो हैरान हो जाता है, क्योंकि उसकी मेरिडियंस ब्लॉक है ये बात किसी को पता नहीं थी। अब युनहाओ तुरंत ही अपनी पावर्स का यूज करके उसकी मेरिडियन को स्मूथ कर देता है। जू उससे पूछ रहा था कि तुम ये सब कैसे कर पा रहे हो, जिस पर युनहाओ बताने लगा कि हमारे मेरिडियंस को वाइटलिटी से पावर मिलती है, मगर आज इस दुनिया में मौजूद वाइटल एनर्जी बुरी तरह से टेम्पर्ड हो चुकी है। कल्टीवेशन करते वक्त जब तुम उसे एब्जॉर्ब करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारे मेरिडियंस को ब्लॉक करना शुरू कर देती है, और यही वजह है तुम्हारे मेरिडियंस के ब्लॉक होने की। तो एल्डर जू उससे रिक्वेस्ट करने लगा कि प्लीज मुझे हील कर दो और बदले में तुम जो बोलोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। जिस पर युनहाओ कहने लगा कि मेरे पास एक ऐसी मेथड है जिसका यूज करके मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, मगर पहला मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास वो ब्लड एसेंस बिल्डिंग कोर कहाँ से आ गई। जिस पर जू बताता है कि ये हमारे एंसेस्टर को लाइफ एंड डेथ एंशिएंट टूम में मिली थी। वो टूम नॉर्दर्न लियोन सिटी में मौजूद है। ऐसा कहा जाता है कि उस सुप्रीम लॉर्ड को उसकी ब्लू एंशिएंट सोर्ड ब्लेड के साथ दफनाया गया था। अगर वो ट्रेजर किसी को मिल गया तो वो बंदा मार्शल आर्ट की पीक पर पहुंच जाएगा, इसलिए सभी लोग उस ट्रेजर को हासिल करना चाहते हैं। ब्लू एंशिएंट सोर्ड ब्लेड का नाम सुनते ही युनहाओ थोड़ा सा शॉक हो गया। वो समझ गया था कि वो ब्लू एंशिएंट सोर्ड उसकी ही हेवन सोर्ड है, लेकिन उसे तो गॉड्स ने ब्रेक कर दिया था। तो अंदाजा लगाता है कि शायद उस सोर्ड के फ्रेगमेंट इस टूम में गिरे होंगे और वो सुप्रीम लॉर्ड भी कोई और नहीं बल्कि मेरी ही डिसाइपल कांग्याओ होगी। उस दिन गॉड्स के साथ हुई बैटल में कांग्याओ भी शामिल थी, शायद वो भी उन डिवाइन गॉड्स के हाथों मारी गई होगी। इसलिए अब युनहाओ डिसाइड करता है कि वो जल्दी इस लाइफ एंड डेथ टूम को विजिट करेगा। इधर जू कह रहा था कि मेरी वाइटल एनर्जी केओस में बदल चुकी है, प्लीज मुझे बचा लो, मैं इस पेन को और नहीं झेल सकता। तो युनहाओ ने तुरंत ही उसे एक फॉर्मूला लिख के दिया। वो कहने लगा कि इस रेसिपी के मुताबिक हर्ब्स को कलेक्ट करो और उसका काढ़ा बना के कंज्यूम कर लो, ये तुम्हारी क्योटिक एनर्जी को शांत कर देगा। जिस पर जू कहने लगा कि यंग मास्टर युनहाओ, क्या तुम मेरी वाइटलिटी को हमेशा के लिए नॉर्मल बना सकते हो? जिस पर युनहाओ कहता है कि ये तो बस तुम पर ही डिपेंड करेगा। तो एल्डर जू उसकी हर बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। युनहाओ कह रहा था चलो फिर सारे हाई ग्रेड के हर्ब्स पैक करके मेरे मेंशन भिजवा दो, ये एलिक्सर मेरे भी काम आएगा। आगे चलकर अगर तुम मेरे साथ वफादार रहे तो बस एक ही महीने के अंदर मैं तुम्हारी एनर्जी को रिस्टोर कर दूंगा। साथ ही साथ मुझे 4 लाख स्पिरिचुअल स्टोन भी चाहिए, जिसके लिए जू एक ही सेकंड में राजी हो गया। वही दूसरी तरफ हमें कुमू नाम का बंदा दिखाया जाता है, जो कि गॉड से कांटेक्ट करते हुए बताने लगा कि मुझे हाल ही में एक एंशिएंट ह्यूमन ऑरा महसूस हुई है और ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो गॉड उसे बताने लगा कि एंशिएंट ह्यूमन रेस पर हम डिवाइन रेस वाले लोग कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। अगर वो बंदा ऐसे ही ग्रो करता गया तो आगे चलकर हमारी डिवाइन रेस के लिए खतरा बनेगा। हमें जल्दी से उस बंदे को खत्म करना ही होगा। लियोन सिटी का लॉर्ड भी हमारे लिए ही
काम करता है, तो इस काम में वो बंदा भी तुम्हारी मदद करेगा। वहीं दूसरी तरफ युनहाओ लिन फेयू के पॉइजन को अपनी पावर्स का यूज करके वे रिमूव कर देता है। वो फिलहाल बेहोशी की हालत में थी, तो युनहाओ को लग रहा था कि यही सही वक्त है सोड फ्रेगमेंट को हासिल करने का, इसलिए वो तुरंत ही अपनी पावर्स का यूज करके उन फ्रेगमेंट्स को निकालने की कोशिश करने लगा। लेकिन लिन फेयू की बॉडी पर एक सील लगा हुआ था, जिसे युनहाओ फिलहाल की पावर्स के दम पर हटा नहीं सकता। वो हेवन सोड एंशिएंट डिवाइन स्टोन का यूज करके बनाई गई थी। इसे फायर किरिन इनेट मिस्टिकल फायर का यूज करके ही रिफाइन किया जा सकता है, और ये किरिन मिस्टिकल फायर बहुत ही ज्यादा रेयर है। अब अगले दिन युनहाओ मेडिसिन हॉल में पहुंच जाता है, जहाँ पर एल्डर लियो उसे बता रहे थे कि डाउ टावर के मिस्टर जू ने आपके लिए कुछ स्पिरिचुअल हर्ब्स भेजे थे, तो मैंने उन्हें एलिक्सर रूम में रख दिया है। जिस पर युनहाओ कहता है कि सीनियर प्लीज आप इस एलिक्सर रूम में किसी को आने मत दीजिए, वहाँ मुझे एक जरूरी काम है। जिसके बाद युनहाओ सीधा एलिक्सर रूम में पहुँच गया। वो कह रहा था कि इस दुनिया की वाइटलिटी पावर्स को गॉड ने करप्ट कर दिया है, इसलिए जो भी बंदा कल्टीवेट करता है उसकी मेरिडियन अपने आप ब्लॉक हो जाती है। लेकिन इस मामले में मेरी किस्मत अच्छी रही, क्योंकि जिस बॉडी में मैं रिबॉर्न हुआ उसने कभी कल्टीवेट किया ही नहीं था। इसी वजह से अब मैं आर्कन क्रिएशन आर्ट को ज्यादा अच्छे से यूज कर पाऊंगा। और गाइस यहाँ पर अब हमें मार्शल आर्ट की स्टेजेस के बारे में बताया जाता है। इसमें टोटल 9 स्टेजेस थी, जिनमें है यिनची, जेन युआन, हुआहाई, हुआजिंग, जिनदान, युनदान, जूलिंग, टोंगशुआन और टियानशुआन। ये सारी की सारी एंशिएंट ह्यूमंस की कल्टीवेशन टेक्निक्स थी। इस हर एक स्टेज पर जाने के लिए एक मार्शल आर्ट टेक्निक को डिजाइन किया गया था। तो अब युनहाओ डिसाइड करता है कि वो इस लाइफ में प्योरेस्ट बॉडी और आर्कन क्रिएशन आर्ट का यूज करके कल्टीवेशन की उस लेवल पर ब्रेक थ्रू करेगा जहाँ पर वो अपनी पास्ट लाइफ में भी पहुँच नहीं पाया था। वो कल्टीवेशन की एक ऐसी लेवल अचीव करेगा जो आज तक किसी ने नहीं की थी। जिसके बाद वो अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देता है। वो गॉड से कह रहा था कि बस अब तुम देखते जाओ, आने वाले समय में मैं तुम्हारा क्या हशर करूंगा। जिसके बाद हमें युन फैमिली का मेंशन दिखाया जाता है, जहाँ पर युनफेंग अपने सर्वेंट से पूछ रहा था कि सिटी लॉर्ड की क्या खबर है। तो बंदा बताने लगा कि सिटी लॉर्ड का बेटा युनहाओ की फियांसे को रिझाना चाहता है, इसलिए यंग मास्टर जियांग ने लिन फेयू के लिए गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरी भेजी थी। लेकिन उस बंदी ने वो नजराना एक्सेप्ट नहीं किया। जिस पर युनफेंग कहता है कि वो लिन फेयू बहुत ही ज्यादा नकचड़ी है, अगर मैं रहता तो एक दिन में उसे लाइन पर लेके आता। और उतने में वहाँ पर युनफेंग का चमचा पहुँच गया। उसे बता रहा था कि लिन फेयू जेन्युइन स्टेज की मिड फेज पर पहुँच चुकी है। मुझे तो अब बिल्कुल नहीं लगता कि वो बंदी किसी की सुनने वाली है। यंग मास्टर जियांग भी उसे हैंडल नहीं कर पाएगा। जिस पर युनफेंग हंसते हुए कहने लगा कि वो लड़की आज जो कुछ भी है हमारी युन फैमिली की बदौलत है। बस एक बार वो सोड मार्शल आर्ट सेक्ट हमारे हाथ लग जाए, फिर देखना सब कुछ हमारा हो जाएगा। तभी वो बंदा उसे बताता है कि आज एल्डर यिंग लियोन सिटी आने वाली है, तो क्यों ना इस मौके का फायदा उठाया जाए। तो युनफेंग तुरंत अपने फादर हाइशांग को लेकर सोड सेक्ट पहुँच गया। वहाँ पर लॉर्ड टियान अपने डिसाइपल्स को ट्रेनिंग देने में बिजी थे कि तभी ये लोग कहते कि तुम लिन फेयू की शादी तुम्हारे लूजर बेटे से नहीं कर सकते। जो सुनते ही लॉर्ड टियान उस पर भड़क गए और कहने लगे कि मेरे बेटे की शादी से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, अगर तुम्हें कुछ और बकवास करनी है तो वैसे बताओ। और तभी वहाँ पर एल्डर यिंग की एंट्री होती है। वो कह रही थी कि तुम अपने आपसी झगड़े डिसाइपल के सामने मत करो, इससे उन पर बुरा असर पड़ेगा। इधर लॉर्ड टियान तुरंत ही उन्हें ग्रीट करने लगे। तो कहते टियान तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो, मगर तुम्हारा बेटा युनहाओ ब्रोकन मेरिडियन के साथ पैदा हुआ, वो कभी कल्टीवेट नहीं कर सकता, और इसका सीधा मतलब ये है कि इस अकेडमी का कोई वारिस नहीं। मैंने तो ये भी सुना है कि तुमने अकेडमी के ट्रेजर का यूज करते हुए युनहाओ के लिए ढेर सारे एलिक्सर्स खरीदे ताकि उसकी मेरिडियन ओपन हो जाए, मगर अब अकेडमी की फाइनेंशियल कंडीशन बद से बदतर हो चुकी है। इसलिए मैंने फैसला लिया है कि अकेडमी किसी काबिल बंदे के हवाले कर दूं, ताकि इसका कोई वारिस भी होगा और अकेडमी के पास ढेर सारा पैसा भी रहेगा। मेरे ख्याल से हाइशांग ही सही चॉइस है। ये सुनकर तो लॉर्ड टियान काफी ज्यादा घबरा गए। वो कह रही थी प्लीज इसे तो ये अकेडमी बिल्कुल मत दीजिए। इधर युनहाओ ने ये सारा डिस्कशन सुन लिया था। वो समझ गया कि हाइशांग और उसके फादर की बिल्कुल भी नहीं जमती, इसलिए वो अरीना में जाते हुए कहने लगा कि सबकी कल्टीवेशन स्टाइल और मेरिडियन डिफरेंट होती है, मेरी और बाकी के लोगों से यूनिक है। मेरे फादर ने इतने साल मुझे अलग अलग सीक्रेट मेथड सिखाई और उसी की बदौलत में कल्टीवेशन के जेन्युइन स्टेज पर पहुंच चुका हूँ। जो सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान हो गए। वो कह रही थी कि हाल ही में तो इसकी मार्शल वेन्स ओपन हुई, फिर ये बंदा इतनी जल्दी सेकंड लेवल यानी कि जेन्युइन स्टेज पर कैसे पहुँच गया। ऑर्डिनरी लोगों को तो इस स्टेज पर जाने के लिए लगभग 2 या 3 सालों का वक्त लगता है। इधर युनफेंग युनहाओ से कहने लगा कि तुम तो दबाकर झूठ बोल रहे हो, दरअसल तुमने एलिक्सर पिल के भरोसे ब्रेक थ्रू
थ्रू किया है तो तुम्हारी पावर बस कुछ ही पलों में गायब होती रहती। वहीं पर एल्डर यिंग युनहाओ से कहने लगे कि बच्चे और कॉन्फिडेंस अच्छी बात नहीं होती। अगर तुमने पिल के भरोसे ब्रेक थ्रू किया है तो इस बात को एक्सेप्ट कर लो। जिस पर युनहाओ कहने लगा कि एल्डर अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं तो प्लीज मेरी परीक्षा लीजिए। जो सुनते एल्डर यिंग ने ग्लोब बाहर निकाल लिया। वो कहते कि अगर तुम इसे ओपन कर पाए तो मैं तुम्हारी बात मान जाऊंगा। वेले एक कठिन परीक्षा थी तो लॉर्ड टियान इसका अपोज करने लगे। हालांकि युनफेंग सामने आकर कहने लगा कि इस ग्लोब को ओपन करने का मौका मुझे भी मिलना चाहिए ताकि सबको पता चले कि मैं इसे संभालने के काबिल हूँ। तो एल्डर यिंग ने तुरंत ही वो ग्लोब उसकी तरफ पास कर दिया। इधर युनफेंग उस ग्लोब को हवा में फ्लोट करने लगा। वेल इस ग्लोब में टोटल 3 लेयर्स होती है। अगर कोई कल्टीवेटर इसकी पहली लेयर को भी हटा पाए तो उसे एक बड़ी अचीवमेंट माना जाता था और इसे ओपन करने का काम बस एक जेनुइन स्टेज का बंदा ही कर सकता है। तो युनफेंग ने बड़ी आसानी से उसे ओपन कर दिया, जो देखकर लोग समझ गए थे कि युनफेंग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिसके बाद उस ग्लोब को युनहाओ की तरफ पास कर देता है। युनहाओ भी अपनी पावर्स आजमाते हुए इसे ओपन करने की कोशिश करने लगा, मगर वो ग्लोब तो बस काफी देर तक वाइब्रेट हो रहा था। जो देख युनफेंग सबको बताने लगा कि देखो इस ग्लोब ने भी युनहाओ की औकात दिखा दी। ये बंदा इस काबिल ही नहीं कि एकेडमी को इनहेरिट करे। इधर युनहाओ अपना पूरा ध्यान उस ग्लोब पर लगा रहा था। उसने आर्कन क्रिएशन आर्ट की फर्स्ट टेक्निक इंची शील्ड का यूज करके उस ग्लोब की पहली लेयर को ओपन कर दिया था, जो देखकर एल्डर यिंग के साथ सभी लोग शॉक हो गए। उन्हें यकीन हो चुका था कि युनहाओ ने वाकई ब्रेक थ्रू किया है, लेकिन युनहाओ तो अभी भी नहीं रुका था। वो हवा में फ्लोट करते हुए अपनी इल्यूजन क्रिएट कर देता है और वो सभी इल्यूजन्स उस ग्लोब की सेकंड लेवल को अनलॉक करने में जुट गए। थोड़ी देर में एक ब्लास्ट के साथ उसने ग्लोब की सेकंड लेयर को भी ओपन कर दिया था, जिससे वो पूरी जगह शेक होने लगी। लोग कह रहे थे कि युनहाओ सिर्फ 17 साल का है, मगर फिर भी उसकी पावर ने सबका दिल जीत लिया। ये तो हजारों सालों में पैदा होने वाला जीनियस है। और अब युनहाओ ने उस ग्लोब को दोबारा से क्लोज करके बड़ी स्टाइल के साथ एल्डर यिंग को वापस कर दिया। एल्डर यिंग भी उसका एक कारनामा देखकर उसकी तारीफ करने लगे। इधर युनहाओ अपने फादर से कहने लगा कि आपने मुझे इतने साल ट्रेनिंग दी और उसी की वजह से मैंने ये सब अचीव किया है। जो सुनकर एल्डर टियान काफी ज्यादा खुश हो गए। वहीं पर एल्डर यिंग लॉर्ड टियान से कहने लगे कि ये बच्चा बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, इसे अच्छे से नरिश करो, मुझे लगता है कि ये बहुत आगे जाएगा। मगर ये बात हाईशांग को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वो कह रहा था कि इस टियान ने एकेडमी का सारा ट्रेजर यूज किया बस इस बंदे की मार्शल वेंस को ओपन करने के लिए। क्या आपको ये सही लगता है? वहीं पर युनफेंग भी कहने लगा कि सिटी लॉर्ड का बेटा जियांग लिनफ्यू से शादी करना चाहता है। अगर हम उन्हें मंजूरी दे दे तो नॉर्दर्न माउंटेन पर मौजूद सारे क्रिस्टल और हर्ब्स हमारी युन फैमिली को मिल जाएंगे, और अगर लिनफे ने इस लूजर से शादी की तो हमारी युन फैमिली का नुकसान हो जाएगा। जो सुनकर युनहाओ जवाब देते हुए कहने लगा कि पता नहीं इस कुत्ते को खुला किसने छोड़ दिया, ये तो बेवजह भौंके जा रहा है। जो सुनते ही युनफेंग ने उस पर अटैक करना शुरू कर दिए, जिसे युनहाओ भी काउंटर कर रहा था। लेकिन अब इनके झगड़े और बढ़ पाए इससे पहले एल्डर यिंग ने उन्हें रुकने का ऑर्डर दिया। वो कहने लगे कि मेरे होते हुए यहाँ बेवजह की लड़ाई नहीं होगी। उसी वक्त हाईशांग ने ब्लड ड्यूअल की मांग की। वो कह रहा था कि हमारी सिटी के रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग इनके साथ फाइट करना चाहते हैं, जो भी जीतेगा उसे इस अकेडमी का कंट्रोल दिया जाएगा। तो एल्डर यिंग को भी ये आइडिया काफी ज्यादा पसंद आई। वो कहते हैं कि इस तरह से तो मैं इन बच्चों के एबिलिटीज को भी चेक कर पाऊंगा। तो युनहाओ ने भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। वहीं पर लिनफ्यू और एक डिसाइपल भी इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो गए। तो अब एल्डर यिंग अनाउंस करते हैं कि ब्लड ड्यूअल 3 दिनों में की जाएगी। जो भी इसका विनर होगा उसे इस स्वॉर्ड मार्शल सेक्ट की कमान दी जाएगी। तो हाईशांग अपने बेटे की पावर्स को बढ़ाने के लिए पाइथन ब्लड क्रिस्टल लेके आता है, जिसे एब्सॉर्ब करते ही युनफेंग जेन्युइन स्टेज की पिक पर पहुंच जाता है। उन्हें कुछ भी करके बस इस चैलेंज को जीतना था। इधर युनहाओ एल्डर जू ने भेजे हुए स्पिरिचुअल हर्ब्स का यूज करते हुए इन्हें रिफाइन करना शुरू कर देता है। अगर युनहाओ इन हर्ब्स के साथ फिजिकल ट्रेनिंग करे तो उसकी वाइटल एनर्जी और ब्लड रिस्टोर हो जाएगा। इसलिए वो तुरंत ही अपने माइंड स्पेस में जाकर एक अच्छी टेक्निक ढूंढने लगा। दरअसल युनहाओ स्पिरिट सोर्ड की फर्स्ट लेवल को मास्टर करने की प्लानिंग कर रहा था, मगर साथ ही साथ उसे सेकंड लेवल की अजूर सोर्ड टेक्निक को भी मास्टर करना है। ये अजूर सोर्ड टेक्निक बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, लेकिन उसे मास्टर करने के लिए कल्टीवेशन की अपर लेवल पर जाना जरूरी था। अगर युनहाओ ने इस फिलहाल के लेवल पर उसे सीखने की कोशिश की तो टेक्निक उस पर ही उल्टी पड़ जाएगी, लेकिन फिर भी वो रिस्क उठाने के लिए तैयार था। वो वहाँ मौजूद एंशिएंट स्टोन से वो मूव सीखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो स्टोन उसे इसकी इजाजत नहीं देते। तो युनहाओ सोर्ड की पहली लेवल यानी कि स्पिरिट सोर्ड को सीख कर ही माइंड स्पेस से बाहर आ गया। उतने में ही उसके डोर पर एक नॉक हो जाता है और डोर ओपन करते ही लिनफ्यू ने सीधा उस पर हमला कर दिया। तो अब युनहाओ भी अपनी सोर्ड निकाल कर उसके साथ फाइट करना शुरू कर देता है। तभी लिनफ्यू ने हवा में फ्लोट करते हुए उस पर एक जोरदार अटैक कर दिया, जिसे युनहाओ अपनी सोर्ड से रोक लेता है। उससे पूछ रहा था कि फेयू तुमने मुझ पर यूं अचानक से हमला क्यों कर दिया, जिस पर वो कहने लगी कि तुम्हारी मार्शल वेन्स ओपन हो गई, मगर अभी भी तुम्हें प्रैक्टिस की जरूरत है
क्योंकि पहले कई साल तुमने ऐसे ही बर्बाद कर दिए। अब तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी और हाँ, कल की ड्यूल में भी तुम्हें जीतना ही होगा। उसी वक्त युनहाओ उसे घूर के देखने लगा और लिनफी उसे गलत समझ बैठी। वो कह रही थी कि तुम मुझे वैसी नजरों से नहीं घूर सकते, समझ गए तुम। तो युनहाओ उसे बताने लगा कि तुम्हारी बॉडी पर एक सील लगा है। ये सुनकर फेयू काफी ज्यादा हैरान हो गई। उससे पूछती कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला। तो युनहाओ उसे ट्रेजर डैन टावर के पॉइजन की बात याद दिलाता है। वो कह रहा था कि एल्डर जू के अटैक से तुम्हारी एनर्जी बर्स्ट हो गई थी। उसी दिन मैंने नोटिस किया कि वो सील तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा है। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि ये तुम्हारी बॉडी पर किसने लगाया था? तो लिनफी उसे बताने लगी कि ये सील मेरी माँ ने रखा हुआ था। जब मैं 5 साल की थी तभी हम पर कुछ बैंडिट्स ने अटैक कर दिया। मेरे फादर उनके साथ फाइट करते हुए मारे गए और मुझे बचाने के लिए मेरी माँ मुझे वहीं पर हाइड करके भाग गई। उसी वक्त ये सील उसने मुझ पर लगा दिया था ताकि मैं महफूज रह पाऊँ। और फिर थोड़ी देर बाद तुम्हारे फादर ने आकर मुझे बचा लिया। जब मैं 18 साल की हो जाऊंगी तब वो प्रोटेक्शन सील भी वैनिश हो जाएगा। जिसके बाद वो मायूस होकर वहाँ से चली गई। यहाँ पर युनहाओ को एक बात तो समझ आ गई थी कि फेयू भी एंशिएंट ह्यूमन रेस की वंशज है। वही दूसरी तरफ कुमो गॉड के कहने पर सिटी लॉर्ड से मिलने आया था। उसे बताता है कि मुझे स्वॉर्ड मार्शल सेक्ट से एक एंशिएंट ह्यूमन की ऑरा फील हुई है। शायद वो डिवाइन गॉड्स के चुंगल से बच गया होगा। जिस पर सिटी लॉर्ड कहने लगा कि हमें जल्दी से उस पर्सन को ढूंढ निकालना है। अब 3 दिनों के बाद इस सभी लोग स्वॉर्ड मार्शल सेक्ट में जमा हो गए थे। ब्लड ड्यूल देखने के लिए कुमो के साथ साथ सिटी लॉर्ड का बेटा जियांग चुआन भी वहाँ पहुँच गया। उस वक्त युनहाओ की नजर पड़ी कुमो ने पहने हुए पेंडेंट पर। उसे जाना पहचाना लग रहा था। इधर एल्डर यिंग भी ड्यूल देखने आ गए थे। वो इन दोनों मेहमानों का स्वागत करते हुए कहने लगे कि मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की बैटल देखकर मजा आएगा। जिस पर जियांग चुआन कहने लगा कि यहाँ आना तो हमारे लिए प्राउड की बात है। आफ्टर ऑल ये अकेडमी हमारे पूरे कॉन्टिनेंट की सबसे बेस्ट अकेडमी मानी जाती है। पता नहीं आज ये अकेडमी किसकी ओनरशिप में चली जाएगी। जिसके बाद वो मास्टर कुमो को भी उनसे इंट्रोड्यूस करता है। वो कह रहा था कि मैं इन्हें अपने साथ लेकर आया ताकि ये भी फाइट को एंजॉय कर पाए। मगर कुमो का वहाँ आने का मकसद था बस एंशिएंट ह्यूमन की तलाश करना। अब एल्डर यिंग सबको ड्यूल के रूल्स बताते हैं। इसमें 3 राउंड्स खेले जाएंगे और जो भी टीम ज्यादा राउंड्स में जीत कायम करेगी वही इस कॉन्टेस्ट की विनर बनेगी। तभी यून फैमिली का डिसाइपल चुआंग तुरंत ही अरीना में कूद जाता है और इसका मुकाबला करने के लिए यूनहो अरीना में पहुंच चुका था। उसने अपने स्पीयर को समन करते हुए तुरंत ही उस बंदे के साथ फाइट करना शुरू कर दी। मगर चुआंग उसके हर एक अटैक को काउंटर करते हुए उसे तगड़ी टक्कर दे रहा था और इसी दरमियान उसने यूनहो की चेस्ट पर एक जोरदार लात मार के उसे अरीना से बाहर निकाल दिया। यूनहो को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था कि वो अपने सिख को बचाने की खातिर कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया। इधर चुआंग हंसते हुए कहने लगा कि मेरे ख्याल से इस अकेडमी के सारे लोग लूजर हैं। खैर चलो देखते हैं अगला अपोनेंट कौन आएगा। उसी वक्त लिनफ्यू ने अरीना में जंप लगा दी। उसकी पावर्स और स्किल देखकर जियांग चुआन स्माइल कर रहा था क्योंकि ये बंदा लिनफ्यू के साथ शादी करना चाहता है। इधर लिनफ्यू ने एक ही स्लैश अटैक में उस बंदे को काफी जोरों से पटक दिया था जो देखकर जियांग चुआन और ज्यादा खुश हो गया। वहीं पर युनफेंग ने चुआंग को इशारे में ही बता दिया कि वो लिनफ्यू को खत्म कर दे। तो चुआंग अपने एक सीक्रेट टेक्निक ब्लेजिंग फिस्ट को एक्टिवेट करके सीधे लिनफ्यू पर कई सारे हमले करने लगा जिसे लिनफ्यू अपनी सोड के दम पर ही काउंटर कर रही थी। और उसी वक्त फेयू की एनर्जी रिलीज होकर उस पूरी जगह में फैल जाती है। उस पावरफुल ऑरा ने चुआंग को भी अरीना से बाहर फेंक दिया था। इधर कुमो उस ऑरा को देखते ही समझ गया कि यही बंदी एंशिएंट ह्यूमन रेस से बिलोंग करती है। वहीं पर एक बंदे ने फेयू पर हमला कर दिया था मगर उसे अरीना में पावर रखने से पहले ही फेयू ने हवा में ही उसे हरा दिया जो देख युनहाओ काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तो अब लिनफ्यू को सबक सिखाने के लिए युनफेंग अरीना में कूद गया। वो आते ही लिनफ्यू पर भारी पड़ जाता है। उसकी पावर्स को देखते ही लॉर्ड टियान समझ गए कि इस बंदे की पावर बढ़ चुकी है। उसने लिनफ्यू को तगड़ी टक्कर देते हुए उस पर एक जोरदार स्लैश अटैक किया था जिसके चलते वो सीधा घायल होकर हवा में उछल गई। लेकिन तभी युनहाओ जाकर उसे कैच कर लेता है। वहीं पर युनफेंग कहने लगा कि युनहाओ चल यहाँ आकर अपने बाप का मुकाबला कर। तो युनहाओ भी उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। अब उन दोनों में जबरदस्त फाइट शुरू हो चुकी थी जिसमें युनहाओ अपनी एनर्जी का यूज करते हुए उस पर हमले करने लगा। लेकिन युनफेंग उन सबको डॉज करते हुए सीधा उसके साथ भिड़ जाता है। उन दोनों की पावरफुल ऑरा पूरे अरीना में फैल चुकी थी। युनहाओ उससे कह रहा था कि मेरे दोस्त आज तुम मेरे सिख को जीत नहीं सकता। तुझे आज यहाँ पर बस ढेर सारी मार और हार मिलेगी। मैं सबके सामने साबित कर दूंगा कि लूजर मैं नहीं बल्कि तू है। युनहाओ की बातें सुनकर वो बंदा हंस रहा था जिसके बाद वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए एक बार फिर से युनहाओ के साथ भिड़ जाता है। उस पर कई सारी एनर्जी अटैक कर रहा था जिन्हें जैसे तैसे डॉज करते हुए युनहाओ ने स्पिरिट सोर्ड टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया जिसके चलते वहाँ पर कई सारी सोर्ड क्रिएट हो गई थी। वो बड़ी तेजी से एक साथ युनफेंग पर अटैक कर देती है मगर युनफेंग ने इस मूव को आसानी से काउंटर कर दिया जिसके बाद वो हवा
हवा में फ्लोट करने लगा और फिर उसने युनहाओ पर अपनी पावरफुल एनर्जी से हमला किया था, जो देखते ही युनहाओ समझ चुका था कि इस बंदे की पावर अचानक से बढ़ गई है। जिसके बाद वो युनफेंग से कह रहा था कि अभी अभी तुमने फॉरबिडन टेक्निक का यूज किया, मगर इससे तुम्हारी फाउंडेशन डैमेज हो जाएगी। हालांकि युनफेंग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक बार फिर से अपनी उसी फॉरबिडन टेक्निक का यूज करते हुए युनहाओ पर हमला कर देता है, जिसे देखकर युनहाओ समझ गया कि ये बंदा जेन्युइन स्टेज की पीक पर पहुंच चुका है। अब अगर इसे हराना है तो युनहाओ को अजुर सोर्ड टेक्निक को ट्राई करना ही होगा। और उसी वक्त वहाँ मौजूद स्टोन टैबलेट में से अजुर सोर्ड मूव उसके अंदर चली गई, जिसके चलते युनहाओ भी अब जेन्युइन स्टेज की पीक पर पहुंच गया था। और अब वो तुरंत ही अपनी सोर्ड को रिलीज करते हुए युनफेंग पर अटैक कर देता है। साथ ही साथ उसने अजुर सोर्ड मूव को भी एक्टिवेट किया था, जिससे एक पावरफुल ड्रैगन जाकर युनफेंग को बुरी तरह से घायल करके उसे अरेना से बाहर फेंक देता है। इधर युनहाओ भी बुरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका था, मगर उसने ये मुकाबला जीत लिया। इधर हाईशंग अपने बेटे के लिए रोने लगा, क्योंकि युनहाओ ने उसे बुरी तरह से इंजर्ड कर दिया था। इसलिए गुस्से में आकर युनहाओ पर अटैक कर देता है, मगर फिर लॉर्ड टियान ने आके उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। उसी वक्त एल्डर रिंग भी वहाँ आकर हाईशंग को डांटने लगे। वो कहते कि एल्डर देखिए, इस बंदे ने मेरे बच्चे को किस तरह से घायल किया है, प्लीज आप ही मुझे इंसाफ दिलाए। मगर एल्डर रिंग उसे समझाते कि मार्शल कॉन्टेस्ट में चोट लगना आम बात है, युनफेंग की कमजोरी ही उसकी इंजुरीज का कारण बन गई, इसलिए दूसरों को दोष मत दो। जिसके बाद वो युनहाओ के टैलेंट की तारीफ करते हुए कहने लगे कि ये बंदा तो बहुत आगे तक जाएगा। इसके टैलेंट को देखकर मैंने एक फैसला लिया है, मैं इसे हमारे फैमिली का स्पेशल ट्रेजर द सोल फ्रूट देना चाहता हूँ। तो कुछ ही दिनों के बाद युनहाओ को हमारे घर यानी कि बायहान काउंटी में भेज दो। ये सुनकर लॉर्ड टियान तुरंत ही उन्हें थैंक्स बोलने लगे। इधर युनहाओ भी सोच रहा था कि मेरी सोल इनकम्प्लीट है, इस सोल फ्रूट की मदद से मुझे इसे रिस्टोर करने का मौका मिलेगा। जिसके बाद एल्डर रिंग तुरंत ही वहाँ से रवाना हो गए। वहीं पर हाईशंग लॉर्ड टियान को धमका रहा था कि वो जल्दी युनहाओ से बदला लेगा। जिसके बाद वो भी अपने बेटे को लेकर वहाँ से कल्टी मार देता है। इधर युनहाओ अचानक से बेहोश हो गया था। दरअसल ये अजुर सोर्ड मूव की बैकलैश थी। वहीं दूसरी तरफ हम एक लेडी को देखते जो कि अपने खास बंदे से लियोन सिटी में रिलीज हुई ऑरा के बारे में पूछ रही थी, जिस पर वो बंदा कहने लगा कि फिलहाल तो हमें पता नहीं कि वो एंशिएंट ह्यूमन है कौन। तो लेडी कहती ठीक है, फिर हम जल्दी लियोन सिटी को विजिट करेंगे। इधर युनहाओ अभी अभी होश में आया था। उसने अजुर सोर्ड जैसी पावरफुल टेक्निक का यूज करने की वजह से उस पर बैकलैश हुआ था। साथ ही साथ उसे लिनफेयो का भी टेंशन आने लगा, क्योंकि उसकी ऑरा अब रिवील हो चुकी थी, तो उनके दुश्मन जरूर से उस पर हमला कर देंगे। युनहाओ सोचता है कि अगर मैं उस सोर्ड के फ्रेगमेंट निकाल पाऊँ तो लिनफेयो की एंशिएंट ह्यूमन ऑरा को सील कर दूंगा, फिर उसकी जान को कोई खतरा नहीं होगा। इधर लिनफेयो युनहाओ को होश में आता हुआ देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई। वो कहती है कि तुम 10 घंटों से बेहोश थे, मैं तुम्हारे लिए काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। तो अब वो अपना हाथ बढ़ाकर उसे छूने की कोशिश करता है, मगर वो तुरंत ही उससे दूर हट जाती है। लिनफेयो कह रही थी कि तुम्हारे फादर ने क्लियरली बताया था कि शादी से पहले हम दोनों वैसी कोई हरकतें नहीं करेंगे। जिस पर युनहाओ कहता है पता नहीं मेरे फादर ऐसी फालतू बातें क्यों सिखाते रहते हैं। इधर लिनफेयो उससे कह रही थी कि बैटल शुरू हुई तब तुम जेन्युइन स्टेज के मिड लेवल पर थे, तो फिर तुम अचानक से पिक पर कैसे पहुंच गए। जिस पर युनहाओ जवाब देता है कि जानी मन तुम्हारा हस्बैंड बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। जो सुनकर लिनफेयो की हंसी छूट गई। वो कहती हाँ तुम एक जीनियस तो हो, मगर कभी इसका घमंड मत करना। जिस पर वो कहते हैं हाँ मेरी जान, मैं तुम्हारी बात ना मानूं ऐसा कभी हो सकता है क्या। तभी फेयू कहती कि आज उस कुमू को देखकर मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था, साथ ही उसने पहना हुआ नेकलेस भी जाना पहचाना था। तो युनहाओ कहता है ठीक है चलो उसके बारे में फादर से पूछते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुमू गॉड को समन करके उसे बताने लगा कि मेरा ट्रू एसेंस अब कम हो चुका है, प्लीज मुझे एक पावरफुल क्रिस्टल दीजिए ताकि मैं आपको ऐसे ही सर्व करता रहूं। तो गॉड ने तुरंत एक क्रिस्टल उसके हवाले कर दिया। वहीं दूसरी तरफ लॉर्ड टियान इन दोनों को उस नेकलेस के बारे में बता रहे थे। वो कहते कि सालों पहले फेयू के फादर ने मुझे मैसेज भेजा था, लेकिन मेरे वहाँ जाने तक काफी ज्यादा देर हो गई। वो बुरी तरह से घायल हो चुका था और जिस बंदे ने लिनफेयो के फादर को मारा था ये उसी का टोकन है, यानी कि कुमू ही उसके फादर का कातिल था। उसने सालों पहले लिंक क्लैन को खत्म कर दिया ताकि कोई भी एंशिएंट ह्यूमन रेस का बंदा बचने न पाए। इधर युनहाओ कह रहा था कि कुमू और सिटी लॉर्ड के कनेक्शन से शायद वो भी इसमें शामिल होगा। तो लॉर्ड टियान बताने लगे कि वो बंदा कुमू हुआ है स्टेज के पिक पर पहुंच चुका है और उसका हमारे यहाँ पर अचानक से हुआ विजिट थोड़ा अजीब था। मेरे ख्याल से उसे कुछ तो पता चल गया होगा, अब हमें ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ हाईशंग सिटी लॉर्ड के सामने रो रो के उसे युनफेंग को बचाने की रिक्वेस्ट कर रहा था। साथ ही साथ सिटी लॉर्ड का बेटा जियांग चुआन भी अपने बाप से कहने लगा कि युनहाओ की मार्शल वेन्स ओपन होते ही उसकी कल्टीवेशन काफी स्पीड से बढ़ चुकी है, अब हम उसके सेक्ट पर आसानी से कब्जा नहीं कर सकते। और हाँ हमें ये भी पता चला कि लिनफेयो एंशिएंट ह्यूमन क्लैन के डिसेंडेंट है
जो सुनते ही सिटी लॉर्ड बताने लगा कि डिवाइन रेस के गॉड्स को एंशिएंट ह्यूमन रेस के ब्लड की जरूरत है। अगर हमने उस बंदी को सैक्रिफाइस किया तो हमें गॉड की तरफ से ऐसी पावर हासिल होगी जिसका कोई मुकाबला नहीं। खैर चलो, अब इस प्लान को इनिशिएट करने के लिए हमें उस लिनफेव के साथ साथ और भी लोगों को लाइफ एंड डेथ टूम में ले जाना होगा ताकि हमारा ये रिचुअल पूरा हो जाए। इसलिए तुम लोग पूरे टाउन में झूठी खबर फैला दो कि वहाँ एक अनोखी ट्रेजर ने जन्म लिया है ताकि उन लोगों के दिल में लालच पैदा हो। साथ ही साथ उसने हाईशांग को एक रिकवरी क्रिस्टल भी दे दिया था जिसका यूज करके वो युनफेंग को हील कर पाएगा। वहीं पर कुमो उसे बताता है कि मैं खुद ही सोर्ड मार्शल सेक्ट में जाकर उस लिनफेव को कैप्चर करूंगा। इधर युनहा अपनी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस में बिजी था कि तभी उससे मिलने के लिए डैन टावर का एल्डर जू पहुंच जाता है। लॉर्ड टियान कह रही थी कि लड़के तुम मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी से एल्डर जू के सामने अपना सिर झुकाओ। तो युनहा उसे ग्रीट करने लगा मगर एल्डर जू कहते नाना फॉर्मेलिटीज की कोई जरूरत नहीं, वैसे मैं युनहा के साथ अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। तो लॉर्ड टियान तुरंत ही वहाँ से चले गए। उनके वहाँ से जाते एल्डर जू उसे ग्रीट करते हुए कह रहा था कि यंग मास्टर प्लीज माफ करना, तुम्हारे फादर के सामने मैं तुम्हें ग्रीट नहीं कर पाया, मैं हम दोनों के कनेक्शन को प्राइवेट रखना चाहता हूँ। जिसके बाद वो खुश होकर कहने लगा कि तुमने बताया हुआ एलिक्सर कंज्यूम करने के बाद मेरी एनर्जी काफी ज्यादा इम्प्रूव हो गई। जिस पर युनहा कहने लगा कि बस 1 महीना उसे कंज्यूम करो और तुम्हारी सारी मेरिडियन अनब्लॉक हो जाएगी। जिसके बाद एल्डर जू युनहा को एक स्पेस रिंग दे देता है जिसमें उसने युनहा के लिए तरह तरह की रेयर एलिक्सर स्टोर किए थे। युनहा सोचता है कि इन सारे हर्ब्स को रिफाइन करके मैं हुनहा स्टेज पर पहुंच जाऊंगा, फिर तो मैं उस कुमो का मुकाबला आसानी से कर सकता हूँ। लेकिन मेरी हेवन सोर्ड को रिफोर्ज करने के लिए मुझे जल्द से जल्द मिस्टिक नेट फायर ढूंढनी होगी, इसलिए ये काम वो एल्डर जू को सौंप देता है। युनहा को पता था कि लिनफे उस कुमो का अगला टारगेट होगी, तो डिसाइड करता है कि इन स्पिरिचुअल हर्ब के साथ वो बीस्ट कोर का भी यूज करेगा ताकि उसकी स्ट्रेंथ में काफी हद तक इजाफा हो जाए। तो सीधा जंगल में जाकर एक स्पिरिचुअल बीस्ट का मुकाबला करने लगा। अब जैसे उस बीस्ट ने युनहा पर जंप लगाई, वो अपनी सोर्ड निकाल कर एक ही स्लैश में उसे खत्म कर देता है। साथ ही साथ उसने उस बीस्ट की कोर भी बाहर निकाल ली। अब इस कोर और हर्ब्स को रिफाइन करने के बाद वो आसानी से हुआ स्टेज पर पहुंच जाएगा। तो काफी देर तक कल्टीवेट करते हुए फाइनली उस कोर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तब तक वहाँ पर कुछ बंदे पहुंच गए। उनके वहाँ आते ही युनहा समझ गया था कि ये उसे मारने आए हैं, तो उसने तुरंत ही उनकी धुलाई करना शुरू कर दी। थोड़ी देर में वो सभी लोग घायल हो चुके थे और उसी वक्त उनका लीडर यानी कि जुआंग चुआन वहाँ पहुँच गया। उसने वहाँ आते ही युनहा के साथ फाइट करना शुरू कर दी थी। वो कहता है कि कुछ ही दिन मैंने तुम पर ध्यान नहीं दिया और देखो तुम कितने आगे चले गए। अगर तुम्हें रोका नहीं गया तो हमारी जियांग फैमिली की इस सिटी में कोई इज्जत नहीं करेगा। जिस पर युनहा कहने लगा कि तुम कभी इस सिटी के अच्छे लीडर साबित नहीं हो सकते, तुम तो एक तानाशाह हो और आज मैं हमारी लियोन सिटी को तुम्हारी इस कैद से आजाद कर दूंगा। जिसके बाद इन दोनों में फाइट शुरू हो गई। मीनवाइल युनहा ने उस पर मल्टीपल स्लैश अटैक किए थे मगर वो जियांग चुआन को इतना घायल नहीं कर पाता जितनी की उसे उम्मीद थी। वो तुरंत ही समझ गया कि उसकी सोड एनर्जी चुआन पर कोई असर नहीं कर रही। तो चुआन उसे बताता है कि मेरी बॉडी पर गोल्डन सिल्क आर्मर लगाया है, इसलिए तुम्हारा कोई अटैक मुझे घायल नहीं कर सकता। जो सुनते ही युनहा ने अपनी सोड को ब्रेक कर दिया और ये देखकर चुआन तुरंत ही उस पर अटैक कर देता है। मगर युनहा साइड में हटते हुए उसकी पिटाई करना शुरू कर चुका था। जिसके बाद वो अपनी खतरनाक पावर्स को एक्टिवेट करते हुए चुआन पर एक जोरदार अटैक कर देता है। इसमें चुआन बुरी तरह से घायल हो गया। वो कहता है कि युनहा तुम बस थोड़ा सा सब्र करो, तुम्हारा ये कर्ज मैं जल्दी ही चुकता कर दूंगा। अब चुआन के वहाँ से जाने के बाद युनहा ने उसकी सोड पर भी कब्जा कर लिया था। वो देखता है कि ये सोड हाई ग्रेड मटेरियल से बनी हुई है, तो डिसाइड करता है कि वो अपनी सोड एनर्जी के साथ उसे चैनल करके कुछ दिनों तक यूज करेगा। अब वो सोड में अपनी एनर्जी डालते हुए इसे यील्ड करना शुरू कर देता है। इधर चुआन घर जाते ही अपने फादर को बता देता है कि युनहा ने मुझे बुरी तरह से घायल कर दिया, साथ ही साथ उसने मेरी अजूर मिस ब्लेड भी मुझसे छीन ली है। जो सुनकर सिटी लॉर्ड काफी ज्यादा भड़क गया था। वो कहता है कि इसका बदला हम युनहा के बाप से लेंगे, मैं उसे हमारे साथ लाइफ एंड डेथ टूम में सैक्रिफाइस सेरेमनी में ले जाऊंगा। वही दूसरी तरफ कुमो लिनफेव के रूम के बाहर पहुंच चुका था। वो कहता है कि ये लड़की एंशिएंट ह्यूमन रेस की डिसेंडेंट है, इसका ब्लड हमें गॉड की जंजीरों से आजाद करने की ताकत रखता है। अगर मैं गॉड से आजाद हो गया तो मुझे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, मुझे बस अब इस लड़की को मेरी केव तक ले जाना होगा। जिसके बाद तुरंत ही लिनफेव के रूम में दाखिल हो जाता है, मगर उसने कुमो को वहाँ पर देख लिया था, इसलिए वो जल्दी से उसके साथ फाइट करना शुरू कर देती है। मगर कुमो बड़े ही चालाकी के साथ उसे केव की तरफ ले जाने लगा। इधर लॉर्ड टियान को सिटी लॉर्ड ने मिलने बुलाया। वो कहता है देखो तुम्हारे बेटे युनहा ने मेरी चुआन की क्या हालत कर दी। उसने मेरे बेटे को शिकार के बहाने जंगल में ले जाकर उस पर बुरी तरह से अटैक कर दिया, साथ ही साथ उसने हमारी अजूर मिस ब्लेड को भी चुरा लिया है। अब मेरे बेटे की मेरिडियंस ब्रेक हो चुकी है,
इसलिए तुम ये मत कहना कि तुम्हें इसके बारे में कुछ पता नहीं। जिस पर लॉर्ड टियान कहने लगे कि मुझे नहीं पता मेरे बेटे युनहाओ ने ऐसा क्यों किया होगा। जिस पर सिटी लॉर्ड कहता है कि तुम्हारा बेटा काफी ज्यादा चालाक है, उसने 20 स्कोर की लालच देकर मेरी जुआन पर हमला कर दिया। आप तुम्हें बताओ कि उसे क्या पनिशमेंट देनी चाहिए। तो जुआन कहता है फादर उसे खत्म कर दीजिए। मगर सिटी लॉर्ड बहुत ज्यादा स्मार्ट है। वो लॉर्ड टियान से कहने लगा कि हम लाइफ एंड डेथ टूम को ओपन करने वाले हैं, तो मैं चाहता हूँ कि तुम भी इसमें मेरी मदद करो और फिर मैं ये सारा मामला यहीं पर खत्म कर दूंगा। तो लॉर्ड टियान भी ना चाहते हुए इसके लिए राजी हो गए। इधर युनहाओ ने पूरी रात मेहनत करने के बाद फाइनली उस स्वॉर्ड को यील्ड कर दिया। अब वो आसानी से कुमो का मुकाबला कर सकता था। वहीं दूसरी तरफ टाउन के सभी लोगों को उस ट्रेजर की झूठी खबर मिल गई, तो सभी लोग सिटी लॉर्ड से मिलने पहुंच जाते हैं, जहाँ पर वो उन सबको बता रहा था कि हमारे सिटी के सभी लोग एक लेवल पर जाकर अटक जाते हैं। हम में से किसी ने भी टियानशन स्टेज पर ब्रेक थ्रू नहीं किया क्योंकि हमारे पास उतना ट्रू एसेंस नहीं है। लेकिन हाल ही में लाइफ एंड डेथ टूम में एक अनोखा ट्रेजर अपीयर हुआ है, वो हमारी इस परेशानी को दूर कर देगा। मगर इसमें एक दिक्कत है, वो ट्रेजर नेचुरल एनर्जी से सील्ड है। तो मैंने एक एक्सपर्ट से इसके बारे में बात की और मुझे पता चला कि आज रात मिडनाइट को उस ट्रेजर का बैरियर कमजोर हो जाएगा। इसलिए मैंने तुम सभी लोगों को यहाँ बुलाया। मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग मिलकर उस बैरियर को हटाने में मेरी मदद करो। उस ट्रेजर को हासिल करके हम उसे रिफाइन करेंगे। लेकिन वहाँ मौजूद लोग थोड़ा सा डर गए थे क्योंकि लाइफ एंड डेथ टूम में एक पॉइजनस बुक है, वहाँ पर कोई भी बंदा 1 घंटे के ऊपर जिंदा नहीं रह सकता। तो सिटी लॉर्ड बताता है कि इस काम में मास्टर चिन और लॉर्ड टियान हमारी मदद करेंगे। मास्टर चिन के पास एक पर्ल है जिसका यूज करके हम उस स्मोक को हटा सकते हैं। तो अभी सारे लोग सिटी लॉर्ड की बातों में आकर लाइफ एंड डेथ टूम में जाने के लिए राजी हो गए। साथ ही साथ सिटी लॉर्ड इन लोगों को टूम के अंदर ले जाने की जिम्मेदारी लॉर्ड टियान को सौंप देता है। वहीं दूसरी तरफ लिनफ्यू कुमो का पीछा करते हुए उन केव्स के पास पहुंच चुकी थी। कुमो भी अपने इलाके में आते ही लिनफ्यू के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। उसने वहाँ पर चेन्स ऑफ द नीदरलैंड फॉर्मेशन को एक्टिवेट किया था, जिसमें लिनफ्यू कैद हो जाती है। वो कह रहा था कि फाइनली तुम मेरे हाथ लग ही गई। तुम्हारे बाप को भी मैंने ही मारा था और तुम्हें भी मैं ही खत्म करने वाला हूँ। ये सब सुनकर लिनफ्यू उस पर काफी ज्यादा भड़क गई थी, मगर उस फॉर्मेशन की वजह से वो कुमो का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। कुमो उसे बताता है कि तुम्हारे फैमिली के पास एक स्पेशल एबिलिटी थी जिसका यूज करके गॉड की जंजीरों को ब्रेक किया जा सकता है। साथ ही साथ तुम्हारा ब्लड वाइटल एनर्जी को स्ट्रॉन्ग बनाने के काबिल है, तो उसी का यूज करके मैं अपनी कल्टीवेशन को बुलंदियों तक पहुंचा दूंगा। जिसके बाद वो अपनी एनर्जी का यूज करते हुए लिनफ्यू पर अटैक करना शुरू कर देता है। इधर युनहाओ को लिनफ्यू के रूम में कुमो की ऑरा मिली, तो समझ गया कि लिनफ्यू की जान खतरे में है, इसलिए वो उस ऑरा को ट्रेस करते हुए सीधा कुमो की तरफ रवाना हो गया। इधर कुमो लिनफ्यू के ब्लड को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसकी ब्लड लाइन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मगर कुमो अभी भी हार नहीं मानता। वो कह रहा था कि तुम्हारे ब्लड को एब्जॉर्ब करने के बाद मैं इतना ज्यादा पावरफुल बनूंगा कि मुझे इन गॉड के सामने सिर झुकाने की जरूरत नहीं। साथ ही साथ तुम काफी ज्यादा खूबसूरत हो, तो तुम्हारा ब्लड लेने के बाद मैं तुम्हारी बॉडी के साथ भी एंजॉय करूंगा। मैं कभी कोई चीज जाया नहीं होने देता। जिसके बाद वो फिर से उसका ब्लड एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है, मगर उतने में युनहाओ ने वहाँ आकर जमीन पर पाम अटैक कर दिया, जिससे कुमो का फॉर्मेशन ब्रेक हो चुका था। इधर लिनफ्यू भी अब आजाद हो गई। युनहाओ कुमो से कह रहा था कि मैं पहले ही तुम्हारे इरादों को समझ चुका था और तुम ये बात कान खोल के सुन लो, तुम कभी भी अपने नापाक इरादों में कामयाब नहीं हो सकते। अब युनहाओ को वहाँ देखकर कुमो तुरंत ही हवा में फ्लोट करते हुए अपने एक्सट्रीम पावर्स को एक्टिवेट कर देता है। उसने युनहाओ पर अटैक करना शुरू कर दिए थे, मगर युनहाओ भी अपनी सोडारा से उसे घायल कर देता है। कुमो को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि युनहाओ इतनी जल्दी कल्टीवेशन में उसके बराबर आ गया। तभी युनहाओ अपनी एनर्जी बॉल का यूज करते हुए कुमो की शील्ड को ब्रेक कर देता है, जिसके बाद उन दोनों में जबरदस्त फाइट शुरू हो गई थी। मगर युनहाओ उस पर भारी पड़ गया, जिसके बाद वो कुमो को स्पिरिट लॉकिंग एरिया में ट्रैप कर देता है, जिससे कुमो का बचा कुचा एसेंस भी घटने लगा। युनहाओ उससे पूछता है कि सिटी लॉर्ड का क्या मकसद है और क्या वो भी एंशिएंट ह्यूमन रेस के लोगों को मारने में शामिल था। जिस पर कुमो बताने लगा कि डिवाइन रेस के गॉड सभी एंशिएंट ह्यूमंस को खत्म कर देंगे, तुम लिनफ्यू को बचा नहीं सकते और तुम्हारा बाप तो अभी तक मर भी गया होगा क्योंकि सिटी लॉर्ड उसे लाइफ एंड डेथ टूम में ले जाने वाला था। जो सुनते ही युनहाओ ने अपने पावरफुल ब्लो के साथ उस पर एक जोरदार अटैक कर दिया। अभी बंदा मरा या जिंदा है ये फिलहाल तो हमें बताया नहीं गया। इधर लिनफ्यू कहने लगी कि हमें जल्दी से तुम्हारे फादर को बचाना होगा। वहीं दूसरी तरफ सिटी लॉर्ड भी इन सभी को लेकर लाइफ एंड डेथ टूम के पास पहुंच चुका था, मगर वो उस टूम के डोर को टच भी नहीं कर पाता। इसलिए वो लॉर्ड टियान को बताने लगा कि इस टूम का डोर एंशिएंट थंडर स्टोन से बना है। मैं अपनी पावर्स का यूज करके इसे खोल नहीं सकता, इसलिए तुम अपनी आयरन ब्लड
सोड का यूज करते हुए इसे ओपन करने की कोशिश करो। तो लॉर्ड टियान तुरंत ही अपनी सोड को समन करते हुए टूम के डोर पर हिट कर देते हैं, जिससे वो डोर ग्लो होने लगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।